तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टेटमेंट पढ़ो भी 2 पॉइंट चार्जेस गिवन है ਤੁਹਾਨੂੰ Q1 कितना माइक्रोकूलम और Q2 -10 माइक्रोकूलम। ਹੁਣ क्या दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ डायरेक्टली डिस्टेंस ਦਿੱਤਾ नहीं की ਦਿੱਤਾ ਵਾ पोजीशंस कोऑर्डिनेट देते हैं। तो देखो पहले दे की है 1 -1 2 और दूसरे दे -1 1 and 1। ਹੁਣ बेटा ਅਸੀਂ फोर्स निकाल दी है जे ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਨਿਕਾਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਫੋਰਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਰजेस ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੂਜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ r ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੂਰੀ ਕਿਦਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ x2 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ x1 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ x2 ਮਾਈਨਸ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस y2 माइनस 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 ही मानना तो ये चलो एक स्टेप और ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ -2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 ਇਹ ਵੀ +2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 और ये -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 मतलब R3 आ जाना ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ Q1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿੱਤੀ ਹੈ Q2 ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ये साइन नेगेटिव साइन भी पुट करना कि नहीं करना। हुण ओहदा एक बड़ा सिंपल बेसिक रूल है आ जिहड़ा फार्मूला है ये फोर्स दे मैग्नीट्यूड लभण दा है मतलब इह च असीं डायरेक्शन नहीं लभणी सिर्फ फोर्स दा मैग्नीट्यूड लभना। हुण फोर्स एक वैक्टर क्वांटिटी है इहदा मतलब अज तो बाद अपने गल नूं दिमाग नूं ये गल समझा लो कि अगर कोई भी फार्मूला किसी वैक्टर क्वांटिटी दे मैग्नीट्यूड नूं लभण दा आ सिर्फ तां वैक्टर क्वांटिटी दा मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव हुंदा। इहदा मतलब आपां जदों भी कोई वो फार्मूला यूज कर रहे हैं जिहड़ा कि वैक्टर क्वांटिटी दा मैग्नीट्यूड लभण लई वरतिया जा रहा ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ नेगेटिव साइन पुट नहीं करना क्योंकि किसी भी वैक्टर दा मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव हुंदा। पर जेकर ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਚ ਹਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਣਾ ਵਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗਾ। मतलब ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जो अलग अलग सिचुएशंस है बट एक जिहड़ा रूल दसदा नियम दसदा वा वो ये कि जदों भी कोई फार्मूला वैक्टर क्वांटिटी नूं लभण लई वरतिया जा रहा ਤਾਂ उस फार्मूला च जदों भी वैल्यूज पुट करनियां विद प्रॉपर साइन करनी। पर जेकर फार्मूला उस वैक्टर क्वांटिटी दे सिर्फ मैग्नीट्यूड नूं लभण लई है तो फिर नेगेटिव साइन पुट नहीं करना है ना। तो ये गल है जो अगे आएगी फिर दोबारा रिवाइज हो जू। तो ये जो आप Q1 की वैल्यू पुट करनी है तो 20 माइक्रोकूलम नहीं लिखना, माइक्रो की जगह 10⁻⁻⁶ कर लेना और
Q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ -10 ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕੱਲੀ 10 into 10 raised per -6 ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਹਿੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। हो जाएगा वो तो। पॉइंट 2 आ जाना आंसर, या 200 into 10 raised to power -3, वो 0.2 बन गया ना, 200/1000। चलो ये असाइनमेंट भी होगा। हम हेडिंग लिखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। देखो मान लो आ एक चार्ज है +Q1, ठीक है, और आ एक चार्ज है +Q2। अगर मैनू कोई ये कहे फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q1, मतलब ਇਹਦੇ ਤੇ फोर्स ਕੱਢੋ, एक क्वेश्चन पूछा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰजेस ਹੈ, 2। फोर्स ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ, ठीक है। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ तो ਇੱਥੇ फोर्स कौन लगाओ, Q2 लगाओ, है ना। तो Q2 ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ फोर्स लगाओ, क्या उस फोर्स ਦਾ मैग्नीट्यूड ਕੱਢ ਸਕਦੇ हैं? यस, क्यों नहीं। 1 ਤੇ 2 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ फोर्स लग रही है ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। फिर Q1 Q2 ਤੇ नीचे r स्क्वायर। r ਦਾ मतलब ਆ ਵਾਲਾ डिस्टेंस, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ डिस्टेंस ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ r12 ਹੈ, ਵੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸਿੰਬਲ ਪਾਤੇ ਨਾ, ਜਾਂ r2 ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। तो ਆਪਾਂ नीचे लिख सकते हैं r12 ਦਾ स्केल, है ना, क्लियर। अच्छा, जे वेक्टर फॉर्म च लिखना होए फिर आप ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, एरो पाता, तो फिर इथे r21 कैप ते आही रह जाएगा। तो जे इथे एरो पाना वा तो फिर
इत्थे क्यूब हो जाएगा, देखी है ना, पता ना, तो वो बन जाना। अच्छा हुण ये जिहड़ी फोर्स है किहदे ते लग रही है, इहदे ते लग, किधर नूं है, डायरेक्शन शो कर सकते हैं। ਉਹਦਾ तरीका की है, ਜਿਹਦੇ ਤੇ फोर्स लग रही है, जो लगा रहा दोनों ਨੂੰ स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ के, तो आ पॉजिटिव पॉजिटिव ਨੂੰ रिपेल करूंगा तो आ बनेगी फोर्स लग गई। ठीक है, क्लियर। अच्छा हुण आ जाओ, हुण आपां आने आ, मान लो इनू भुल जाओ थोड़ी देर, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ Q2 बारे ध्यान हटा दो। मान लो एक Q1 है और दूसरा Q3 है, और अगर Q1 Q3 यही दो चार्जेस है तो थानू कोई कहे कि Q1 से टोटल फोर्स निकालो, कितना निकालोगे, तो आप कहांगे कि Q1 से कौन फोर्स लगा रहा, Q3, कितनी 1/4 Q1 Q3, और दूरी नू की लिख लांगे, नोट कर लांगे, आ वाली दूरी नोट करनी ना, वाली जिन्नी भी होएगी, इनू आपां हाले 1 3 या ते ऊपर इधर आएगा। ठीक है, और इस फोर्स की डायरेक्शन शो करनी हो तो कितना करोगे तुसी, आई दी फिर आपां Q3 और Q1 नो स्ट्रेट लाइन डॉटेड लाइन, हाँ जोड़ लांगे, और किधर नो, ठीक है, तो आ गई। पर जे मान लो बेटा Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, तीनों ही है, तो थानू कोई कहे Q1 से टोटल फोर्स निकालो, फिर कितना निकालांगे, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता जे मान लो थोड़े सामने दो तो ज्यादा पॉइंट चार्जेस है, जिन्हें 3 है 4 है 5 है, तो कहता की करना तुसी ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਹੇ, ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ। ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ, ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, लगनी तो लगता ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ फोर्स रही है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ रही है, पर ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ Q1 ਤੇ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਰजेस ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, फोर्स लगाने ਲਈ सोर्स है, वो फोर्स लगा रहे हैं, सोर्स है, सोर्स चार्ज। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब एक ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ एक नवी टर्म पता लगी, टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज किहनू मनना ਆਪਾਂ, गिवन सिचुएशन च जिन्हां ने फोर्स लगानी है, ते टेस्ट किहनू मनना, जिहते लगनी है, और ज्यादातर केसेस च टेस्ट चार्ज ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ होना, ते बाकी सारे सोर्स चार्जेस होने, वो 2 1 4 5 7 कुछ भी हो सकता नंबर। अच्छा हुण बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता कि ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ फोर्स ਕੱਢਣੀ है वो नोट डाउन करो दिमाग च, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸੋਰਸ ਚਾਰजेस ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਾ, कोई फर्क नहीं। तो अगर आ मेरा पहला सोर्स चार्ज है, तो पहला सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज ते जेडी फोर्स लगाएगा वो मैं नोट डाउन कर लेनी है ना। नोट डाउन मैं डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म च भी कर सकता सी, ते नोट डाउन मैं स्केलर फॉर्म फोर्स दी लिख के ते डायरेक्शन मैं डायग्राम च शो करती, जिदा मैं Q2 ने Q1 ते जेडी फोर्स लगाई वो डायग्राम च शो करती, इदा ही Q3 ने जेडी
Q1 ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਓ ਆ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਾ ਆ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਤੇ ਆ ਲਿਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣੀ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ Q ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ Q1 ਤੇ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਨਿਕਾਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ Q1 ਤੇ Q2 ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਈ Q3 ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਦੋ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਸਿੰਪਲ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ +1 ਚ ਵੈਕਟਰ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਦੇ ਉਹ ਰੂਲਸ ਦੱਸੇ ਗਏ तो ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ तीसरा मतलब सोर्स चार्ज उसका टोटल 4 है तो आएगा सोर्स चार्ज है ये फोर्स लगाएगा अगर ये प्लस नेचर का वा तो ये Q1 ते फोर्स लगाएगा कितनी 1/4 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ R14 ਜਾਂ 41 ਕੀ ਹੈ फोर्थ चार्ज ते Q1 चार्ज ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਇਹ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਆ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ तो पॉजिटिव ਨੂੰ ਇਹ पॉजिटिव ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗਾ तो ਇਹਦਾ मतलब टोटल फोर्स कितनी होएगी ਇਹਦਾ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ है ना जितने भी है चार्जेस तो वेक्टर सम ले लेना अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੇਖੋ अगर Q3 Q4 चार्जेस ना होने ਤਾਂ सिर्फ ਆਹੀ ਦੋ ਹੋਣ ਤਾਂ Q2 ਨੇ Q1 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਆਹੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹੀ ਲਿਖਣੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ Q3 Q4 ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਵੀ Q2 Q1 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਆਹੀ ਹੈ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ उस फोर्स की वैल्यू इस गल ते डिपेंड नहीं करती कि बाकी चार्जेस उन्हां दे नजदीक प्रेजेंट है या नहीं है समझ गए क्योंकि जे कर रही हुंदी तो देखो जे आ चार्जेस ना होन तां Q2 ने Q1 ते जेडी फोर्स लगाई सी आ सी पर जदों ये है इवन ਇਹਦੀ प्रेजेंस च भी Q2 ने Q1 ते फोर्स आही लगाई सेम बस ये फर्क लगा कि हुन Q3 दी भी फोर्स आ गई आ अलग आ गई पर इस दी प्रेजेंस आ वाला फार्मूला नहीं बदलिया ये वही रहा जो कूलम्स लॉ ने दसिया सो ये गल्लां नूं हुण आपां नोट डाउन कर लेना अच्छा और एक गल नाल होर फैमिलियर की होना समझ आ रही है कि अगर एक चार्ज इत्थे है दूजा इत्थे है तीजा मतलब सानू पॉइंट चार्जेस एक दूजे तो अलग-अलग नजर आ रहे हैं ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰजेस ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰजेस ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰजेस ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ बड़े नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इदा रखे हुए हैं कि वो एक दूजे तो अलग नजर आ रहे हैं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਆ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰजेस ਸੀਗੇ
ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਡਾਟ ਲਾਏ ਤਾਂ 5 ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰजेस ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰजेस ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਜੁੜੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪੁੱਤ? ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ, ਲਗਾਤਾਰ। मतलब जे चार्ज इतना फैलिया हुए बहुत सारा चार्ज कि एक दूसरे तो पॉइंट चार्ज ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੇ ਜੇ ਅਲੱਗ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ तो ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। तो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੋ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ। ਲਿਖੋ it states that electric force experienced by a given point charge due to discrete distribution of charges is equal to किहदे बराबर है? vector sum of all the forces exerted by all the point charges on the given charge। on the given charge, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गई। उस तो बाद नोट करके लिखो दिस प्रिंसिपल इज, नोट करके लिख लेना दिस प्रिंसिपल इज based on a fact that electric force between any two point charges is independent of presence of other charges। मतलब दो पॉइंट चार्जेस एक दूजे ते जिहड़ी फोर्स लगाते हैं ਉਹਦਾ बाकी चार्जेस की प्रेजेंस नाल कोई संबंध नहीं है, फार्मूला वही रहना है ना। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ही डायग्राम बनाओ प्रॉपरली, ਵਧੀਆ पता लग जाए। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਆ ਲਿਖਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਨਾ एक्सप्लेन करना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स ही है मैक्सिमम।
ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਪੁੱਤਰ 1E ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੈਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ देखो कर ले नोट असाइनमेंट 1E का जो क्वेश्चन नंबर 3 है की है डज द कूलम फोर्स that one charge exerts on another change if other charges are brought nearby ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ Q2 ਨੇ Q1 ਤੇ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ Q2 ਨੇ Q1 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆ ਉਹ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ Q3 Q4 ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ नो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ नो because electric force between two point charges is independent of presence of other charges. क्वेश्चन नंबर 4 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ क्वेश्चन ਬਸ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰजेस है Q1 Q2 कुछ दूर है और एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं F if third charge Q3 is placed close to Q2 what will happen to the force between Q1 and Q2 है चेंज होएगी नहीं ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ Q1 Q2 ਅਗਰ ਕੱਲੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ F ਤਾਂ Q3 ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਫੋਰਸ F ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ remains same F it will remain same F है ना क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करती तो बंदा इदा गल ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਪਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ है ना ये असाइनमेंट्स का डिस्कस करने का पर्पस ही ये है कि नाल दी नाल पता होए भी क्यों याद रखना जरूरी है ना क्वेश्चन आता ना भी क्यों याद करिए ये चीजें ताकि ये आंसर क्वेश्चन हो भी जे याद होएगा तो आंसर होना थ्योरी पढ़ के भी जे याद नहीं रख पाए तो आंसर नहीं दे होना तो लगता एकदम भी पता नहीं कितों क्वेश्चन आ गया आना कितों नहीं आना सारा थ्योरी तो ही है पुत्र चाहे कंपटीशन है चाहे स्कूल है गल इत्थे निकल नहीं सकती अच्छा ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ क्वेश्चन नंबर 7 ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ क्वेश्चन नंबर 7 ਦੇਖੋ स्टेटमेंट ਨੂੰ ਪੜੋ पढ़ ली की कह रहा है कहता चार्जेस ऑफ 1 microcoulomb 2 microcoulomb 3 minus 3 microcoulomb are placed at the corners of an equilateral triangle of side 4 cm equilateral triangle बनानी पैनी equilateral triangle बनाती जिहड़ी साइड है
मैं जान के ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ L ਲੈ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 20 ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ L ਲਿਆ ਵੀ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚਾਰजेस ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ मान लो 1 माइक्रो कूलम इतने है दो है ना और -3 हाँ और आ चार्जेस अंडरस्टूड है पॉजिटिव है फोर्स के देते कटनी स्टेटमेंट पढ़ो सारा कुछ स्टेटमेंट च लिखना पुत्र जो गिवन है जो फाइंड आउट करना और किते देखने की नहीं लोड़ क्योंकि प्रॉब्लम ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹੈਨਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਬਣਦੀ ਹੁਣ ਦਰਦ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ ਹੈਨਾ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ कि नहीं ताई प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाऊगी नहीं जे आप डॉक्टर को जाके कह दिए भी दर्द हो रहा जी दर्द हो रहा ਉਹਦਾ इलाज नहीं होना इसे करके हर प्रॉब्लम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਐ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਸੋਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ फिर तो अं कृपा ही लाते हैं मेरे उपरों के तो आ जाए सो कहने का मतलब भी प्रॉब्लम से निगाह रखनी है कोई घबराने की भी लोड़ इतना भी नहीं आप समझ रहे कि एक बार दस रहे तो आपको पता लग ही जानी है समझे गल नूं हुण असीं तां ये 30 साल हो गए यही काम करते हैं है ना हर साल 3 बारी पढ़ा रहे हैं तो 100 तो ऊपर हो गया कॉलेज भी पढ़ा रहे हैं इत्थे भी कहने का मतलब भी जिन्ना आसान साडे लिए उन्ना तुहाडे लिए नहीं क्योंकि तुसीं फर्स्ट टाइमर पर उन्होंने सौखा करना हुण तुहाडे ते आ रिवाइज करके घर जाके मगर पै के सो हुण फोर्स किहदे ते लभणी उस साडे लई जदों जिहदे ते फोर्स लभणी है वो साडे लई की बन जांदा टेस्ट चार्ज मतलब नाल इमीडिएटली तुहाडे माइंड च सिग्नल पहुंचना चाहिए भी आ टेस्ट चार्ज है ते बाकी किन्ने दो सोर्स चार्जेस है एक टेस्ट चार्ज है मतलब टेस्ट चार्ज ते दो फोर्सेस लगनी है ये मैसेज पहुंच गया किने किने लगानी है तो नंबरिंग कर देने पहला इनू दूजा कह देने है ना इनू भी पहला कह सकते सी वो दसिया जिद्दां मर्जी करो तो इनू मैं जो फर्स्ट कहना पुत इन्हें ये पॉजिटिव है और आ इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव टेस्ट चार्ज के फोर्स किधर नु लगानी इन्हें अट्रैक्ट करना मतलब इतना लगेगा ये फोर्स इधर ते लग रही है फर्स्ट लगा रहा तो मैं इसका नाम की रखना F1 रखना रखता इधर के होर कौन फोर्स लगा रहे अब किधर नु ਇਹਦਾ ਨਾਮ F2 रख ਦਿੰਦੇ हैं चलो ਹੁਣ सब तो पहला काम टेस्ट चार्ज ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ फोर्सेस ਦੀ डायरेक्शन शो करਦੀ ਹੁਣ बेटा मैग्नीट्यूड ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ है मैग्नीट्यूड F1 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੂਲम्ब ला क्योंकि F1 है इस और ਇਹਦੇ ਵਿਚਲੀ फोर्स तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिस्टेंस का स्क्वायर डिस्टेंस L है मैं हाले वैल्यू नहीं पुट की थी है ना L स्क्वायर अच्छा हुण तुम ਇਹਦੀ वैल्यू भी पुट कर सकते हो तुसी 9 into 3 into 10 raised to power -12 हुण आ है 4 into 10 raised to power -2 मीटर SI कन्वर्ट करना तो इसका स्क्वायर आ बन गया तो
20 बाय 16 ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो ये फोर्स आ गई F1 F2 1 by 4 pi epsilon naught। ਹੁਣ F2 फोर्स ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए F2 फोर्स 2 ने -3 ਤੇ लगाई सी, तो आ वाला Q1 Q2 बन गया ना। और सिक्स ये डबल हो गया एक्चुअली, देखो ना क्यों, क्योंकि ये 3 सी ये 6 है ना, डबल हो जाना, थोड़ा लॉजिक लगा लेना। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब भी F2 फोर्स F1 फोर्स नालों ज्यादा तो है, डबल, वो ताकि मैं कैलकुलेशन सौखी कर सका कितना। हम कैलकुलेशन वाले जा रहे हैं, देखियो हुण पहला स्टेप मेरा भी अगर थोड़े सामने दो तो ज्यादा पॉइंट चार्जेस होन ते एक चार्ज से फोर्स कटनी होए, पहला तो टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्जेस वाल ध्यान दे के फिर कली कली फोर्स जी टेस्ट चार्ज पे लग रही है वो डायरेक्शन शो कर लो। उस तो बाद हर फोर्स का मैग्नीट्यूड कूलम्स लॉ तो कैलकुलेट कर लो। हुण तीसरा है इन्हां दा वेक्टर सम लेना। हाँ उत्थे पीछे बैठ जाओ, जिहड़ी वेक्टर सम जदों तुसीं लेना ना, तो वेक्टर सम तुहानूं की दस्सिया जांदा कि अगर दो वेक्टर्स नूं ऐड करना तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और उत्थे a का मतलब हुंदा जिहड़ा पहला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। हुण साडा पहला वेक्टर a नहीं है, F1 है मैग्नीट्यूड, दूसरा F2। अच्छा थीटा की हुंदा, जेडे दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं उन्हां च बनन वाला एंगल, छोटा एंगल। छोटा एंगल मतलब जो तुहाडे सामने दो वेक्टर्स इदां ड्रॉ कीते होण कि दोनों दी टेल्स कॉमन होण, तां अजदा इत्थे तां आ जिहड़ा छोटा एंगल है ये थीटा, और इहदी वैल्यू इक्विलैटरल च 60 डिग्री हुंदी है। ये 9th 10th दस्सिया गया, तुहानूं याद रखना पैना। तो हुण F1 की वैल्यू भी है, F2 की भी है, थीटा भी है, पर थोड़ा ध्यान क्या मतलब आप कैलकुलेशन तो करनी है, घट टाइम च भी करनी, खलारा ना पाए। ਉਹਦੇ ਲਈ मैं की करदा, F1² ठीक है, F2 की वैल्यू की जगह मैं जे 2F1 पुट करा तो ये 4F1² हो गया, 2F1 into 2F1 और cos 60 डिग्री है ना। बना देखियो ताकि कैलकुलेशन सौखी हो जाए। तुसी लोग की कितना फस जाने हैं, F1² प्लस 4F1² प्लस 4F1² cos 60 हाफ, तो आ कल्ला हाफ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई होना इधर, सिर्फ सारे नाल नहीं है, ਜਿਹੜਾ cos आ थीटा ना वो सिर्फ ਇੱਥੇ तक है। तो ये बन गया 2, तो कितना हो गया √1 4 5 ते 2 7F1², तो √7F1 ये आंसर आ गया। और लास्ट में मैं की लिख देना √7 into F1 की वैल्यू by 16, इन्हों सॉल्व कर सकते हैं। हुण तुसी लोकां ने की करना, जे तुहानूं इत्थे तक समझ भी आ गई, तुसी F1 की वैल्यू इन्नी पुट करके पहला ਉਹਦਾ स्केयर करोगे, फिर ਇਹਦਾ स्केयर करोगे, है ना, वो कैलकुलेशन च उलझ जाना। मैं कैलकुलेशन घटाती बड़ी, तो इस तरीके नाल ये गल भी स्टैप्स भी सीखने हैं ताकि टाइम सेव हो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होंदा। तो
अच्छा यहाँ पीछे बैठ जाओ, आ जा इन मार दो। एक मिनट वेट कर लियो, बाहर ले लो चेयर पे दो।